आज बोकारो में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और हम सबों के अभिभावक माननीय बाबूलाल मरांडी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता भी हैं, आज यहाँ बोकारो आना हुआ। बोकारो ये एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में आए थे यहाँ, जिसमें श्रीमान खाड़ेराम मुर्मू जी अब नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। इसके बाद बेरमो चुनाव के निमित्त आपका दौरा यहाँ से चंद्रपुरा जाने का होगा, वहाँ एक पार्टी का कार्यक्रम है, उसी निमित्त बोकारो में इनका प्रवास हुआ है। और मैं आप सबों से, मैं माननीय बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करता हूं कि अपनी बात को रखें। देखिए, आज तो अभी बताए विधायक जी ने कि बोकारो आए थे, आप सबको ध्यान में हो गए, खाड़ेराम मुर्मू जी थे जो हम सब लोगों के साथ जुड़े हुए थे और उनकी अकस्मात एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई और बेहोश रहे हॉस्पिटल में और फिर को चले गए। तो वैसे श्राद्ध वगैरह तो कल ही हो गया था, लेकिन कल हम आ नहीं पाए थे, तो आज फिर उनके परिवार के बच्चों से, परिवार के लोगों से मिलने के लिए आए थे। तो बोकारो आए तो चलो ठीक है, देखो ना उधर देखो ना, अभी विधायक जी के हम सब लोग भोजन पानी लिए तो चलना है, क्या कहते हैं, बेरमो विधानसभा के आज कार्यकर्ताओं की बैठक है और उसके बाद हम धनबाद निकल जाएंगे शाम में। अब तो आज राज्य की जो हालात है, सरकार को बने हुए अब 9 महीना होने को ही चला है, यानी सितंबर का आज 16 तारीख हो गया और 14 दिन बचा हुआ है, नहीं तो 9 महीना भी पूरा हो जाएंगे। सरकार से जितनी उम्मीदें थी और सरकार ने जिस प्रकार से बनने के पूर्व जेएमएम, कांग्रेस, जनता के बीच वादा किए थे, तो आज जो वादा से तो कोसों दूर है। हम मानते हैं कि कोरोना का काल है, संकट है, देश या दुनिया व्यापक, तो बहुत कुछ तो नहीं हो सकता था, लेकिन जो सरकार काम कर सकती थी आसानी से, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर सकते थे, लेकिन आज लॉ एंड ऑर्डर के पूरे प्रदेश में इतनी हालत खराब है, चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या, यहाँ तक कि बहु बेटियों की इज्जत भी कहीं कोई सुरक्षित नहीं। फिर पिछले जब सरकार थी बीजेपी के नेतृत्व में, रघुवर दास जी के नेतृत्व में, तो एक प्रकार से झारखंड में कहाँ बज रहा है, एक प्रकार से उग्रवादियों की एक्टिविटी बंद सी हो गई थी, मानो लोगों को ये लग रहा था कि अब समाप्त हो गया। लेकिन जैसे ही राज्य में फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जैसे ही सरकार बनी और उसके बाद फिर से उग्रवादियों ने एक्टिविटी को बढ़ा दी। अब तो 50 से करीब उग्रवादियों की घटनाएं घटी, छोटी बड़ी सब मिलाकर के। जगह जगह पर आप सब लोगों ने अखबारों में छापे भी हैं, दिखाए भी हैं, टेलीविज़न में, जगह जगह पर लोगों की भी हत्या हुई और मशीनों को भी लोगों ने जलाई और जगह जगह से जो सूचनाएं मिल रही हैं, अब जो लोग पहले भागे हुए थे, जब यहाँ पूर्व में रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार थी उस वक्त, अब वो सारे के सारे उग्रवादी आकर के झारखंड में अब खुलेआम हथियार लेकर के आप हो रहे हैं। तो हम कह रहे थे कि सरकार चाहती तो और स्थिति को अच्छी कर सकती थी, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता था। ये जो भय का माहौल बनते जा रहा है उग्रवादियों के और समाप्त करती, लेकिन ये सब हुआ नहीं और बढ़ रहा है। दूसरा है जो लॉकडाउन के काल में या कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की जो तत्परता होनी चाहिए थी या व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो कहीं दिखा नहीं। जिस प्रकार से कोरोना सेंटर में अव्यवस्था रही,
और अब तो इस कारण से मैक्सिमम लोग होम क्वारंटाइन ही होते हैं, और सरकार ने भी कहते हैं कि आप होम क्वारंटाइन ही रहो। गरीबों के साथ तो वो भी बहुत ही लाचार और बहुत ही दिक्कतें हैं। फिर आज भी अस्पताल को अगर आप देखें, जहाँ अस्पतालों में भी कोरोना सेंटर सरकार ने जहाँ बनाई है, तो वहाँ भी अव्यवस्था का आलम इस प्रकार से है। जो लोग वहाँ गए हैं, जो लोग वहाँ रहे हैं, वो लोग वहाँ से लौट करके जो सूचनाएं देते हैं या लोग बताते हैं, तो बड़ा भयावह स्थिति है। तो इस क्षेत्र में सरकार अच्छे काम कर सकती थी, लेकिन उसमें बिल्कुल सरकार विफल सिद्ध हुई, और इस कारण से प्राइवेट नर्सिंग होम वगैरह में पैसे बहुत अधिक लग रहे हैं। वहाँ भी आप सब ने देखा, जैसे रेट उन्होंने जो निर्धारित किए सरकार की ओर से, वो भी इतनी अधिक है कि गरीब बेचारा तो वहाँ इलाज ही नहीं करा सकते, वो जाने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। जिस प्रकार से बेड का या बाकी चीज़ों का जो दरें जो सरकार ने फिक्स कर रखी, तय कर रखी, जबकि इन सारी चीज़ों को सरकार की ओर से देना चाहिए। लोगों को होता भी तो नॉमिनल प्राइस और बाकी सरकार को अदा करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया। विकास की तो पूरी तरह से मामला सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। सरकार कहती है हमारे खजाने में पैसा नहीं है, लेकिन राज्य के खजाने में पैसा कैसे आए? यहाँ तो सरकार में बैठे हुए सभी लोग, यार मैं तो कहूँगा कि हेमंत के पूरे परिवार ही अपने खजाना को भरने में लोग लगे हुए हैं। चाहे कोयला की तस्करी हो, पत्थर की तस्करी हो, बालू की तस्करी हो, जितनी भी बॉर्डरिंग जो स्टेट है, चाहे बिहार की ओर सड़क जाती हो, बंगाल की ओर जाती हो, वहाँ खुलेआम सब पार हो रहा है। तो जहाँ से जो राज्य के खजाने में पैसा आता, वो तो वहाँ कहीं कुछ आ नहीं रहा है, बल्कि ये लोग अपने खजाना को भरने में लगे हुए, और ये रोना रो रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, विकास का काम कैसे होगा। केंद्र सरकार की ओर से जो पैसे आ रहे हैं, जैसे मनरेगा जैसे, जहाँ पर वो विकास का काम दिखता, लेकिन वहाँ भी कमीशन में इतने पैसे जा रहे हैं, मेरे जानकारी में तो कई जगहों से तो लोग बताते हैं 40% पैसा वो भी कमीशन में जा रहा है। तो मजदूरों को कहाँ मिलेगा? बिचौलियों के हाथे सब कुछ चढ़ गया। तो कुल मिला करके विकास की जो काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। जो भी काम थोड़ा बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार जहाँ देने की बातें थी, तो भारत सरकार की ओर से, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम हो या फिर आपका मनरेगा में हो, तो इन्हीं क्षेत्रों में काम दिख रही है। बाकी तो सरकार बिल्कुल हाथ खड़े कर रखे हैं, जो कि राज्य के खजाने में पैसे आने दे नहीं दे रहे। बल्कि इन दिनों और एक नया कानून ला रही है सरकार, अभी तो कैबिनेट से पास किया है, लैंड जो मोटेशन जो बिल लाए है 2020। अब उसको देखें तो समझिए कि जिस दिन वो बिल यहाँ पास हो जाएगी, तो झारखंड में ये जो ज़मीन है गरीब गुरुओं की, तो सब लुटा जाएगा पूरी तरह से। और जितना भी जीएम लैंड है, वो भी भूमि माफिया का अफसर मिल करके, मानो ये लगता है कि सरकार जानबूझ करके इस बिल को ला रही है, ताकि इस राज्य की जो ज़मीन है गरीबों की, उसको लुटाया जा सके, उसको लूटा जा सके। लोगों ने उसका विरोध किया है, सदन में भी करेंगे विरोध, सदन से बाहर भी करेंगे। ये जो काला कानून, इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि उस आर्टिकल जो एक्ट है उसके 22 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भूमि से जो संबंधित जो भी पदाधिकारी अगर गड़बड़ करेंगे, उनके ऊपर कोई सिविल या क्रिमिनल कोई किसी प्रकार की मुकदमा नहीं होंगे। यानी जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसका ज़मीन लूटना वो लूट सकते हैं। हमने तो सरकार को पत्र लिखा है, इसी धनबाद जिला से, बोकारो जिला से भी मेरे पास पत्र पहुंचा हुआ है। तो ज़मीन किसी और की और किसी और के खाते में चढ़ा दिया गया, रजिस्टर 2 में चढ़ा दिया गया, और बेचारा जिसकी ज़मीन है वो आप घूम रहा है, लिखित पर लिखित कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई माँ बाप नहीं है। और वहाँ पर अगर ये जो प्रोटेक्शन एक्ट या बिल के नाम पर इस प्रकार की जब प्रावधान करेगी, तब तो फिर अफसर बेलगाम हो जाएंगे, फिर वो माफिया के साथ मिल करके पूरी ज़मीन को लोग लूट लेंगे। तुम लोगों ने इसका विरोध कर रहे हैं,
तो सरकार इसी सब काम में लगी है, लूटने में लगी हुई है, ज़मीन को लूट रही है, लुटाने में लगी हुई है, बालू लुटा रही है, कोयला लूट रहा हो रहा है, यानी चारों तरफ यही मचा हुआ है राज। नहीं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बात कह दी कि राज्य में अराजकता की स्थिति बनी हुई है, अपराधी सिर उठा के बोल रहे हैं, उग्रवादी बम करने लगे हैं, तो क्या माना जाए कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है या फिर सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया है? मैं दोनों बातें कहता हूँ कि हमें तो लगता है कहीं ना कहीं सरकार की संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि बिना संरक्षण के अगर, चूँकि पुलिस पदाधिकारी तो वही है, अगर पिछली सरकार में उग्रवादी डरे हुए थे, भागे हुए थे और सरकार बदलते ही अब फिर से अगर वो उत्पात मचाना शुरू किया, आप रांची में याद करिए ना, मोरहाबादी मैदान 15 तारीख को झंडोत्तोलन हो रहा है, वहीं बगल में अभय सिंह जिनकी जहाँ मृत्यु भी हो गई, बेचारे मृत्यु तो है अलग कारण था, लेकिन उनके घर में गोली चलाई गई दिन में, वो भी दोपहर को। और इतना ही नहीं, जब अपराधी पकड़ाए तो ग्रेनेड भी मिला और ग्रेनेड से हमला करने वाले थे, और उसमें से जो अपराधियों ने बताया वो सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति है कि वो ग्रेनेड कहाँ से लाया, उग्रवादियों से। यानी पहली दफ़ा इस प्रकार की घटना वो भी राज्य की राजधानी में मिलता है। अपराधी और उग्रवादियों की जो साँठ-गाँठ है बड़ा खतरनाक संकेत है। तो ये तभी संभव हो सकता है जब सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण हो, नहीं तो कोई ऐसा थोड़ा है कि पहले भी तो यही पुलिस था, कोई अभी तो कोई बहाली नहीं हुई है, या वो लोग सब रिटायर तो नहीं कर गए, जो वही पुलिस पदाधिकारी ने सारे अपराधियों को यहाँ से क्या कहते हैं उग्रवादियों को खदेड़ दिया था, और आज तुरंत सरकार बदलते ही फिर से उत्पात मचाना लोग शुरू कर दिया, फिर आज की राजधानी तक के में पहुँच गए, ऐसे जगह जगह पर पोस्टर लगाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार के उसमें संरक्षण है, सहाय। अभी इसको लेकर दो विधानसभा सीता सोरेन ने भी बात उठाई थी, लेकिन क्या कहेंगे सीता सोरेन प्रकरण को? अब क्या उठाई थी, उठाते रहते हैं, लेकिन उनका अपना पारिवारिक मामला है, उस पर तो मुझे वो अच्छा, सीता सोरेन का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत आप करेंगे? मैंने कहा यार उनके परिवार का मामला है, कहाँ आप स्वागत की और कहाँ की बात कर रहे हैं। राजनीति में तो कुछ भी संभव है। अब मुझे जानकारी नहीं है सब संभव क्या है। अच्छा, जानना चाहिए हम कि अभी राज्य में 2 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। यह उपचुनाव क्या झारखंड सरकार की जो झारखंड की हेमंत सरकार है, इनका भविष्य तय करेगी? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि उपचुनाव कोई किसी की भविष्य तो नहीं तय करता है, लेकिन उपचुनाव बड़ा महत्व का होता है, क्योंकि दोनों ही सीट उनके हाथों में रही, तो भी कोशिश करेंगे अपनी सीट को बचाने के लिए, लेकिन हम लोग इस बार पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग, क्योंकि पहले भी दोनों सीट बीजेपी जीती हुई थी, इसलिए अवसर मिला है फिर से दोनों सीट को वापस हासिल करने की, और उसी मुहिम में आज आए भी हैं, आज जा रहे हैं बेरमो विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ चंद्रपुरा में बैठक भी है। तो इस दोनों सीट पर अगर आपकी जीत दर्ज होती है भारतीय जनता पार्टी की या इसके गठबंधन की, तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में झारखंड में कोई नई सरकार का गठन होगा? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि क्योंकि आज हमारे पास 26 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जिनकी सत्ता में है अपोजिशन के पास पर्याप्त बहुमत, इसलिए हमारी तो चाहेंगे कि भाई जनता ने उनको जनादेश दिया है, अपने पूरा कार्यकाल पूरा करे, बढ़िया से काम करे। नहीं, कभी कभी जनता के जनादेश के प्रतिकूल भी हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हुआ है। देखिए, कोई हम ज्योतिष तो है नहीं, कभी कभी क्या बता सकते हैं। हमारी तो यही जो है एक्सपेक्ट रहेगी कि भाई अपने कार्यकाल पूरा करे, बढ़िया से काम करे, हाँ गलत करेगी तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। अच्छा, इस हेमंत सरकार से कोई उम्मीद बंधती है जनता को? अब मुझे तो लगता है कि 9 महीना तो बड़ा निराश किया है, और मुझे लगता है कि आप जैसे अभी आपने बता रहे थे ना सीता सोरेन की, हमने भी उनके अखबार में, सोशल मीडिया में हमने ट्वीट वगैरह देखा, तो उससे तो लगता है कि जब घर में ही इतने असंतोष है सरकार के कामकाज को लेकर के, उन्होंने कई सवाल उठाए,
तो आप समझ सकते हो कि जब उनके लोग और उनके भी कई एक विधायकों ने सरकार के कामकाज की आलोचना की है और भी सार्वजनिक रूप से अखबारों में या सोशल मीडिया में खूब आया है, चाहे कांग्रेस के लिए विधायकगण हो या फिर जेएमएम के। आज कोई मिलते हैं तो दबी जुबान से तो सारे लोग बोलते ही हैं। तो कुल मिला करके मैं कह रहा था कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग ही अगर खुश नहीं है तो आप सोच सकते हो कि आम लोगों की क्या हालत होगी। हम लोग तो दुखी है, लेकिन आम लोग कर भी क्या सकते हैं। मतलब यह आवाज़ बदलाव का संकेत देती है। निश्चित रूप से आने वाला समय में आप देखिए, ठीक है। अच्छा, 1932 को लेकर के महागठबंधन में 36 मचा हुआ है, तो क्या कहेंगे? पहले वो लोग फरिया लेना भाई, हम लोग अभी कुछ नहीं कहना है, हम लोग क्या कहेंगे। नहीं, आप लोग तो 1985 को आधार देकर इसको बोतल के जिन को बंद कर दिया था, लेकिन फिर जिन अगर सिर उठाने लगा है तो झारखंड के सेहत के लिए कैसा रहेगा? कितना हम कह रहा करें उन लोगों को करने दो, काहे को हम लोगों को बीच में ला रहे हो। हम लोग इसमें कहीं कुछ नहीं है, वो लोग। तो फिर नियोजन जो जेपीएससी हो या फिर वो नियुक्ति प्रक्रिया, वो अभी तो जब तक नियोजन नीति नहीं आएगी, कहा जा रहा है कि नहीं चालू किया जाएगा, तो फिर नियोजन नीति कब से क्या होगा झारखंड में? देखिए, अभी तो जीपीएससी कभी बहाली तुरंत हुई और आगे सरकार को करनी चाहिए, बहाल करनी चाहिए, जो भी जहाँ कहीं भी वैकेंसी पड़ी हुई है। पिछले विधानसभा तो चुनाव में यह बात आई थी कि पिछले बार आजसू जो आपका गठबंधन का सदस्य रहा है, घटक दल रहा है, उसने अलग चुनाव लड़ा। यह जो दो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसमें आजसू के साथ हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे, बात करेंगे। तो जो बेरमो में आजसू के द्वारा मांगा दोनों सीटों पर मिल करके हम सब लोग। अच्छा, अभी भी दुमका मानसून सत्र अभी चालू होने जा रहा है, भाजपा कितनी तैयार है? बिल्कुल तैयार है भाई। 17 तारीख हाउस कितना है, 3 दिन का। 18 को शुरू हो रहा है, 18 को तो सामान्य शोक प्रस्ताव वगैरह होगा, 1-1.5 घंटा का हाउस होगा। 19 और 20 सैटरडे और संडे है, छुट्टी है। 21 और 22 को तो 18 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी दोपहर में, और उसके बाद हम लोग बैठेंगे और 2 दिन का हम लोग तय कर लेंगे क्या करना है। मतलब इसमें कौन सा सवाल जो बहुत वही मैं कह रहा हूँ, 18 तारीख को तो तय करने दीजिए हम लोग का। हम अकेले कैसे तय करेंगे भाई, अभी हमारे विधायक इतने लोग हैं। अच्छा, जो मजदूर आए थे वो पलायन कर रहे हैं, धीरे धीरे पलायन। क्या करेगा, काम नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो रोजगार के लिए जाएंगे। बातें तो बड़ी बड़ी सरकार की थी। आपने खजाना खाली की चर्चा कर दी थी, अब उस पर हम एक सवाल लेके चले। आप सरकार के पास आपने बताया कि खजाना वो अपना भरने लगे हैं और खजाना खाली का बहाना कर रहे हैं कि आप कहीं भी देख लीजिए ना, कहिएगा तो हम आपको वीडियो भेज देंगे कैसे पैसा की वसूली हो रही है। हम लोग के पास तो सब लोग भेज देता है, आजकल तो बड़ा आसान हो गया है। नहीं, लेकिन आप जीएसटी का 2500 करोड़ रुपए लेके बैठ गए हैं वहाँ, और आप जब सरकार मांगती है तो आप कहते हैं कि कर्ज ले लो। तो यह सुझाव, पहली बात तो मैं कहूँगा कि कोई कहीं नहीं बैठा है, और भारत सरकार ने देश के जो प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा, गरीबों के लिए नवंबर तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट 80 करोड़ की आबादी को अनाज दे रही है। आप बताओ, किसानों के लिए यहाँ पर 2 लाख करोड़ की घोषणा ही नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ से अधिक पैसे को भेज भी चुके हैं। किसानों के खाते में पैसा भेज रहे हैं, विकलांग, विधवा, दिव्यांग, ये सारे लोग खातों में पैसा आ रहा है। जनधन के खातों में पैसा भेज रही है सरकार, सीधे वहाँ से। तो आज अगर आप देश में देख रहे हैं कि गरीब अगर थोड़े बहुत जो खुशहाल देख रही है, तो ये भारत सरकार ने जिस प्रकार से जो काम किया है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, वाकई इसके आज दुनिया भर में इसकी प्रशंसा हो रही है, तारीफ हो कि जिस ढंग से व्यवस्था को करी। तो इसलिए हमने कहा कि आज जीएसटी तो आप जान रहे, मैं तो सरकार से कहता हूँ कि वे सरकार को बतानी चाहिए ना कि सरकार एक्साइज में तो वसूल करती है पैसा, केंद्र तो नहीं करती है, जो दारू विभाग से, तो शिक्षा दारू दोनों को इन्होंने मिला करके रखे हुए। लेकिन क्या हुआ, वहाँ तो टैक्स को इन्होंने कहाँ क्या क्या रिवेट वर्ड दे दिया लोगों को। आप बताइए,
तो हम ये चाहेंगे पेट्रोल का जो टैक्स सरकार वसूल करती है ना, बतावे कि इन्होंने 9 महीना के अंदर में कितना टैक्स आया और पिछले 9 महीना में कितना आया था। तो जितने जो टैक्स आ रहे हैं भारत सरकार के खजाना में जीएसटी से, और जिस अनुपात में जो राज्यों को मिलना चाहिए उस अनुपात में सभी राज्यों को सरकार पैसा भेज रही है। अच्छा, 9 महीने में तो नया मेहमान भी आ जाता है सर, हाँ आ जाता है, ठीक है बोले। तो ये बता रहे हैं नया मेहमान भी आ जाता है। इस 9 महीने की अगर इस सरकार की उपलब्धि कही जाए तो मुख्तसर में आप इसकी क्या उपलब्धि बता सकते हैं? हम इसके क्या, इसकी उपलब्धि इतना ही है कि तिजोरी भर रहे हैं पूरी तरह से। लगता है कि जितनी जल्दी भर लें पता नहीं कब क्या होगा, ऐसा लगता है इतना डरे हुए हैं, इसलिए भरने में लग गए हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, अभिभावक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की तरफ से ध्यान भी आ रहा है कि हम लोग फीस माफ़ी या ये करवाएंगे, आपको क्या लगता है? तो 9 महीना में कुछ किया नहीं तो आप क्या उम्मीद करते इस सरकार से? हमने तो शुरू में ही कहा था कि भाई देखो, जो निजी विद्यालय के बारे में बात की ना, हमने शुरू में कहा था निजी विद्यालय में गवर्नमेंट को बैठ करके प्रबंधकों के साथ और कुछ एक लमसम शिक्षकों को वेतन के लिए सरकार को देनी चाहिए, ताकि बाकी अभिभावकों से वसूली नहीं कर सके। अभिभावकों ये क्या करते हैं, विद्यालय के प्रबंधकों के सामने भी समस्या है, क्योंकि उनके यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके यहाँ शिक्षक काम कर रहे हैं, उनका भी परिवार है, अब वो देंगे कहाँ से देंगे? तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो हमने तो मुख्यमंत्री को उस समय पत्र भी लिखा कि हम लोग बैठ कर के आप इस पर एक रास्ता निकालें, लेकिन ये कुछ करती ही नहीं है, करना ही नहीं चाहती है सरकार। करना चाहे तब तो कुछ अभिभावकों को भी रिलीफ मिल सकता था या प्रबंधकों को भी रिलीफ मिल सकता था, ये तो कुछ भी नहीं करती है। करना में तो कोरोना कहती है।